वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 11 दिसंबर 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग को जो 75 ईयर्स अभी हाल ही में कंप्लीट हुए हैं उसके बारे में है। 9 दिसंबर 1946 ये वो दिन था जिस दिन हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा ने अपनी पहली मीटिंग की थी। आज से 75 ईयर्स एगो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का काम करने वाली थी और ये उसकी शुरुआत रही। बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में। देखिए, चूंकि 75 ईयर्स पूरे हुए हैं इसीलिए ये मामला न्यूज़ में भी रहा। इनफैक्ट जो समिट फॉर डेमोक्रेसी हुई उसमें जब हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर बातचीत करने गए तो उन्होंने इसका जिक्र भी किया। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की बात करें तो हम ब्रिटिशर्स के गुलाम हुआ करते थे। इनिशियली जो हमारी डिमांड्स हुआ करती थी वो कुछ संवैधानिक रियायतों को लेकर होती थी कि आप हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लिवरेजेस दीजिए जिससे इंडियंस का पार्टिसिपेशन गवर्नेंस में, एडमिनिस्ट्रेशन में बढ़े। लेकिन हमारे फ्रीडम स्ट्रगल में एक ऐसा फेज आया जब हमने कॉन्स्टिट्यूशनल लिवरेजेस या रियायतों को छोड़कर अपने खुद के संविधान के लिए एक संविधान सभा की मांग करनी शुरू कर दी। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडिया के लिए हो जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम करे। इसकी बात फॉर द फर्स्ट टाइम एम.एन. रॉय जी ने करी थी, मानवेंद्र नाथ रॉय जी। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड ऑफिशियली पहली बार 1935 में की, 1935 में। जवाहरलाल नेहरू जी ने उस समय ये बात कही भी थी कि जो फ्री इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन है वो किसी आउटसाइड इंटरफेरेंस के बिना एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के द्वारा बनाया जाना चाहिए जो कि एडल्ट फ्रेंचाइज के बेसिस पर इलेक्टेड हो। ये बात उन्होंने 1938 में खुलकर कही थी। फर्दर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की डिमांड को ब्रिटिशर्स ने पहली बार कब एक्सेप्ट किया? उन्होंने इसे पहली बार एक्सेप्ट किया था अगस्त ऑफर में 1940 में। जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया उन्होंने यूनिलैटरली इंडिया को सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हिस्सा बना दिया, तो जो कांग्रेस की मिनिस्ट्री थी उन्होंने इसका विरोध करने के लिए रिजाइन कर दिया। इंडियंस को सेकेंड वर्ल्ड वॉर में शामिल किया जा सके इसी उद्देश्य से उन्होंने अगस्त ऑफर भेजा जिसमें उन्होंने कहा कि युद्ध के खत्म हो जाने के बाद हम आपके लिए एक संविधान सभा बना देंगे। सो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब उन्होंने एक्सेप्ट किया कि हम आपके लिए एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनाएंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को यद्यपि स्टैब्लिश किया गया कैबिनेट मिशन प्लान के तहत जो 1946 में आया। यद्यपि उसकी बाकी की बातों को तो खारिज कर दिया गया था, एक्सेप्ट नहीं किया गया था, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाली बात एक्सेप्ट कर ली गई। अब 75 ईयर्स कंप्लीट हो चुके हैं। इंडिया के अलग अलग पार्ट से बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए अलग अलग बैकग्राउंड और आइडियोलॉजी के साथ और इंडिया के लिए एक बेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया गया। तो ये आर्टिकल हमने यहाँ पे कवर किया। जो हमारा नेक्स्ट आर्टिकल है वो अरेबियन सी में साइक्लोन्स के बारे में कुछ स्टडी आई है उसके बारे में है। एक स्टडी आई जिसके अकॉर्डिंग 1891 से लेकर अगर आप 2020 के बीच का एक सर्वे करें यू विल फाइंड आउट कि अरेबियन सी में हम देख रहे हैं कि जो साइक्लोनिक स्टॉर्म्स हैं बहुत ज़्यादा सीवियर कैटेगरी के यानी कि वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म्स, उनकी फ्रिक्वेंसी दिन ब दिन साल दर साल बढ़ती गई है। यद्यपि ये भी देखा गया कि इंडिया के वेस्टर्न कोस्ट पर इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं रहा है, यानी कि इस कोस्ट पर, ठीक है, लेकिन ईस्टर्न कोस्ट ज़्यादा प्रभावित रहा है। क्योंकि यहाँ पर जो साइक्लोन्स आए उन्होंने ज़्यादातर नुकसान पहुँचाया ओमान और यमन को। ईस्टर्न कोस्ट जो है वो ज़्यादा वल्नरेबल रहा है एक्सट्रीमली सीवियर साइक्लोन्स को लेकर, ऐसा इस स्टडी में बताया गया। नंबर ऑफ डेथ्स साइक्लोन्स की वजह से हाल फिलहाल में कम हुए हैं। कारण है इंडिया का जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसकी अर्ली वार्निंग की स्किल। हम बहुत पहले जानकारी इकट्ठा कर लेते हैं कि साइक्लोन्स आने वाले हैं तो हम तैयारी कर लेते हैं और नुकसान कम होता है। फर्दर अगर थोड़ा बहुत नुकसान हुआ ही तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स उसे मैनेज कर लेते हैं। ये बहुत ही एक्टिवली हाल फिलहाल में काम कर रहे हैं। अब आइए देखते हैं कि ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो अरेबियन सी में साइक्लोन्स की इंटेंसिटी को एनहेंस कर रहे हैं। यद्यपि ये साइक्लोन्स इंडिया को कम नुकसान पहुंचा रहे हैं लेकिन ये ओरिजिनेट ज़्यादा हो रहे हैं। जो सरफेस टेम्परेचर है अरेबियन सी का वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है पिछली सेंचुरी में, ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। जो टेम्परेचर है वो 1.2 से लेकर 1.4% हायर रहा है पिछले डिकेड की तुलना में। चूंकि समंदर का पानी ज़्यादा गर्म हो रहा है तो कन्वेक्शन की प्रक्रिया भी तेज हो रही है। कन्वेक्शन समझते हैं ना,
जो पानी है वो वाष्पीकृत होकर ऊपर जाता है, ठंडा होकर बादल बनता है और वापस से बरस जाता है। इस प्रक्रिया को ही कन्वेक्शन कहा जाता है। फर्दर इसे मतलब इस प्रक्रिया को तो आप ओवरऑल कन्वेक्शनल रेनफॉल बोलते हैं ना। रेनफॉल काफ़ी तेज हो रही है, इसीलिए साइक्लोन्स भी इंटेंस हो रहे हैं। अरेबियन सी में जो राइजिंग टेम्परेचर है वो साइक्लोन्स को एनर्जी देता है और उनकी इंटेंसिटी को भी बढ़ा देता है, बिकॉज जो लैटेंट हीट होती है वही उनकी एनर्जी का सोर्स होता है। तो इस वजह से अरेबियन सी में इनकी संख्या को ज़्यादा देखा जा रहा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट और सीबीआई के चीफ के टेन्योर को एक्सटेंड करने को लेकर है। लोकसभा ने अभी हाल ही में 2 बिल पास किए हैं, जिसके तहत अब ईडी और सीबीआई के डायरेक्टर्स का जो टेन्योर है वो 5 साल तक का हो सकता है। पहले ये महज 2 साल का होता था, मतलब अब एक साल करके इसे 3 और सालों तक बढ़ाया जा सकता है और इस लिहाज से टोटल कार्यकाल 5 साल का हो सकता है। यूनियन गवर्नमेंट इसके लिए पहले 2 ऑर्डिनेंस लेकर आई थी, जिसके तहत इस कार्यकाल को बढ़ाया गया था। अभी उस संबंध में बिल पास किया गया है। देखिए, ऑर्डिनेंस तब लाया जाता है जब पार्लियामेंट के 2 हाउस में से या तो कोई एक या 2 के दोनों सेशन में ना हो। मतलब कि कानून की आवश्यकता तो है, लेकिन चूंकि पार्लियामेंट का एक या फिर दोनों हाउस सेशन में नहीं है तो औपचारिक रूप से कानून नहीं लाया जा सकता। इस स्थिति में ऑर्डिनेंस पास किए जाते हैं। ऑर्डिनेंस को हम डेलीगेटेड लेजिस्लेशन के तहत पास करते हैं। इसे हिंदी में प्रदत्त व्यवस्थापन कहा जाता है। इसके तहत होता क्या है कि जो एग्जीक्यूटिव है उसके पास कानून बनाने की क्षमता आ जाती है, जबकि ये काम जो है वो लेजिस्लेचर का है। ये जो एक्सटेंशन है वो एक बार में तो 1 ही साल का होगा, लेकिन 3 बार बढ़ाया जा सकता है, मतलब 5 साल का हो सकता है। जो लॉ है इसके लिए 2 लॉ अमेंड किए गए हैं। सीबीआई डायरेक्टर के टेन्योर को बढ़ाने के लिए दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टैब्लिशमेंट एक्ट 1946 में अमेंडमेंट होगा और ईडी के डायरेक्टर के कार्यकाल को बढ़ाने के लिए सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 में संशोधन होगा। सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट की बात करते हैं, 2019 में पास कर दिया गया। अभी क्यों न्यूज में आया? क्योंकि इसके 2 साल पूरे हो गए हैं। तो कौन सी बड़ी बात हो गई? हर कानून के 1 साल 2 साल 3 साल पूरे होते हैं, तो क्या जब भी 1 साल 2 साल 3 साल पूरे होंगे तो हम उस कानून को पढ़ने लग जाएंगे? नहीं, मामला इतना भी लाइट नहीं है। 2 साल पूरे हो चुके हैं, लेकिन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने अभी तक सीएए को नोटिफाई नहीं किया है। ध्यान दीजिएगा, जब तक किसी एक्ट को नोटिफाई नहीं किया जाता उसे इन्फोर्स नहीं किया जा सकता, उसे इंप्लीमेंट नहीं किया जा सकता। पहले तो सरकार ने कहा था कि हम 2020 में से नोटिफाई कर देंगे, लेकिन बाद में उन्होंने इसके लिए एक्सटेंशन ले लिया और अब इसे नोटिफाई करने की योजना है जनवरी 2022 में। तो एक लॉ जो 2 सालों से बनके तैयार है उसे अभी तक सरकार के द्वारा या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के द्वारा नोटिफाई नहीं किया गया है, तो वो अगर न्यूज़ में आता है तो ज़रूरी है, इंपॉर्टेंट है। देखिए, सीएए यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट ने संशोधित किया था या अमेंड किया था सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955 को। इसके तहत कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता को 5 तरीके से ले सकता है। बाई बर्थ, जन्म से ही वो नागरिक बन जाए। डिसेंट, उनके माता पिता यहाँ के नागरिक हों तो वो नागरिक हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन, जिसमें वो एक फॉर्मल रजिस्ट्रेशन करके नागरिकता ले सकते हैं। नेचुरलाइजेशन, एक लंबे समय तक आप यहाँ पे रहते हैं और फिर नागरिकता की मांग करते हैं। और बाई इनकॉर्पोरेशन ऑफ टेरिटरी, अगर भारत सरकार ने किसी दूसरे देश की टेरिटरी को इनकॉर्पोरेट कर लिया तो फिर वहाँ के लोगों को नागरिकता ऑफर की जाती है। सीएए में भारत के 3 पड़ोसी देश जैसे कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आने वाले 6 रिलीजियस माइनॉरिटीज को नागरिकता देने का प्रावधान है, जैसे कि हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियन। इस आधार पर कि वहां पर उनका रिलीजियस परसिक्यूशन होता है और अगर वो यहाँ पर आते हैं तो हम उन्हें इलीगल इमिग्रेंट नहीं मानेंगे। लेकिन ये कानून केवल उनके लिए लागू होगा जो दिसंबर 31, 2014 से पहले ही भारत में आ गए हैं, उसके बाद के लोगों के लिए नहीं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के बारे में है। अभी वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल ने अपनी एक रिपोर्ट में ये कहा कि इंडिया में 2016 से 20 के बीच में जितनी भी गोल्ड की सप्लाई हुई है उसमें 86% इंपोर्ट से हुई है। वैसे तो सरकार इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा रही है गोल्ड के ऊपर, लेकिन फिर भी शिपमेंट बढ़ता जा रहा है, क्योंकि इंडिया में लोग सोने के बहुत ही शौकीन होते हैं। कोई भी ओकेशन हो, सोने का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है, शादियों में, अलग अलग समारोहों में। और महिलाओं का तो पसंदीदा है सोना, जो उन्हें जान से प्यारा होता है। तो इसकी डिमांड इंडिया में होना वाजिब है। इंडिया में उतना सोना होता नहीं जितनी इसकी डिमांड होती है, तो हम भारी मात्रा में इंपोर्ट पर निर्भर होते हैं। 2020 में इंडिया ने 377 टन गोल्ड बार या डोर को इंपोर्ट किया। डोर एक्चुअली में मिक्सचर होता है जिसमें सोना, चांदी या कोई और मेटल भी हो सकता है, तो उनके बार्स होते हैं। गोल्ड बार तो प्योर होते हैं, लेकिन डोर में और भी मेटल्स इन्वॉल्व हो सकते हैं। यूजुअली ये सोना और चांदी का मिक्सचर होता है। 30 देशों से हमने ये इंपोर्ट किए हैं, जिनमें 55% तो महज 2 देशों से आया है, 44% स्विट्जरलैंड से और 11% यूएई से।
मतलब जो मैक्सिमम इंपोर्ट हमने किया है दैट इज फ्रॉम स्विट्जरलैंड। पिछले 5 सालों में गोल्ड डोर का इंपोर्ट 30% तक बढ़ गया है, जो कि काफी ज्यादा है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल की बात करते हैं। ये एक एसोसिएशन है, किसका? उन मेंबर्स का जिसमें दुनिया की लीडिंग गोल्ड माइनिंग कंपनीज आती हैं। मतलब इसकी जो मेंबर्स हैं वो एक्चुअली में गोल्ड माइनिंग कंपनीज हैं, उन्हीं का ये एसोसिएशन है। यहाँ देशों की बात नहीं हो रही है जो अलग अलग देशों से ऑब्वियसली बिलोंग करते हैं। इनका काम यह है कि गोल्ड माइनिंग में बढ़िया से इन्वेस्टमेंट हो और डिमांड जो गोल्ड की है वो सस्टेन करती रहे। ये मेंबर्स को सपोर्ट करते हैं कि आप जो माइनिंग कर रहे हैं गोल्ड की वो रिस्पॉन्सिबल तरीके से करें और कॉन्फ्लिक्ट फ्री गोल्ड स्टैंडर्ड्स को मेंटेन किया जाए। ये हेडक्वार्टर्ड है यूके में। इसके ऑफिसेस इंडिया, चाइना, सिंगापुर, जापान और यूनाइटेड स्टेट्स में हैं। आइए रिवीजन कर लेते हैं। बर्ड फ्लू एक डिसीज है जो एवियन इन्फ्लुएंजा से फैलती है। दैट्स ट्रू। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल हेडक्वार्टर्ड है यूएसए में। गलत है, यूके में। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पहली मीटिंग 9 दिसंबर 1946। दैट्स ट्रू। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को एक्सेप्ट किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा फॉर द फर्स्ट टाइम थ्रू कैबिनेट मिशन प्लान। गलत है, थ्रू अगस्त ऑफर। कैबिनेट मिशन प्लान के तहत हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को फ्रेम किया गया। आज का ये सेशन हम यहीं पे समाप्त करेंगे। उम्मीद करते हैं ये सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।